अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी पे हमारी बात हो रही थी और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले देखेंगे इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। इसके स्टेप्स हैं जी आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन जीन, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल प्लाज्मिड, creation of recombinant, production of insulin chain, extraction, purification, folding, purification, testing and storage। तो एक एक करके इन स्टेप्स को डिस्कस करते चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन जीन। सबसे पहले इंसुलिन जीन का इंट्रो देखते हैं। इंसुलिन जीन इज़ प्रोड्यूस बाय इंसुलिन जीन जो है प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन एक प्रोटीन है और इंसुलिन प्रोटीन प्रोड्यूस कौन कर रही है? इंसुलिन जीन ही प्रोड्यूस कर रही है। अब एक्टिव इंसुलिन में ना हमारे पास 2 चेन्स होती हैं, एक चेन है अल्फ़ा और एक चेन है बीटा चेन है। टोटल जो अमाइनो एसिड है ना इंसुलिन में वो होती हैं 51। अल्फ़ा चेन में हमारे पास होते हैं 20 अमाइनो एसिड ये, और लास्ट पे ये 21 हो गए। और बीटा चेन में होते हैं टोटल 30 अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? ये हमारे पास हो गए 51 अमाइनो एसिड इन इंसुलिन। एक्टिव इंसुलिन की बात की जा रही है। और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स लिंक हुई हुई होती हैं बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा चेन के साइटोसिन्स के साथ। क्यों? क्योंकि साइटोसिन में ना सल्फ़र होता है। ये इन दोनों ये सल्फ़र की वजह से डाइसल्फाइड ब्रिज यहाँ पे बन गया एक, और एक डाइसल्फाइड ब्रिज बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे ये बात एमसीक्यूज़ में भी कंसिडर कर सकता है कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा चेन के दरमियान कितने डाइसल्फाइड बन रहे हैं। तो अल्फ़ा और बीटा के दरमियान टोटल बन रहे हैं 2 डाइसल्फाइड, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। लेकिन इंसुलिन के अपने स्ट्रक्चर में वैसे 3 ब्रिजेज़ होते हैं। अब अल्फ़ा भी हमारे पास डाइसल्फाइड ब्रिज बनाया हुआ होता है। ये देखो, एक ब्रिज यहाँ पे आ गया साइटोसिन एंड साइटोसिन, और ये आ गया अल्फ़ा और बीटा के दरमियान, और तीसरा आ गया ये अल्फ़ा और बीटा के दरमियान। अब इंट्रो चल रहा है हमारे पास। जीन फॉर इंसुलिन इज कॉल्ड INS। इंसुलिन जीन को INS कहते हैं, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है आइलैंड। और इंसुलिन जीन इज़ लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 एट पोजीशन शॉर्ट आर्म P। अब देखो क्रोमोसोम या क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर देखो, ये क्रोमेटिड में सेंट्रोमेयर है, और जो शॉर्ट आर्म होता है हम उसे नाम देते हैं P आर्म का नाम देते हैं, और जो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमेटिड है उसे Q आर्म का नाम देते हैं। इंसुलिन जीन है जी क्रोमोसोम नंबर 11 के P आर्म पे, मतलब शॉर्टर आर्म पे मिलेगी। और बैंड नंबर कौन सा है इसका? 15 बैंड नंबर है, 15.5 बैंड नंबर बन रहा है इसका। ठीक हो गया। अब इसको ना, इसमें इंसुलिन जीन में हमारे पास, अच्छा उसने उसको कैसे लिखा हुआ था? उसने लिखा हुआ था इसको 11, ठीक है, P11 मतलब क्रोमोसोम नंबर 11, P मतलब P आर्म, और 15.5, ठीक है। बुक पे उसने ये लोकेशन लिखी हुई है, 15.5 लिखी हुई है। अब ये इंसुलिन जीन की लोकेशन आ गई। 11 का मतलब क्रोमोसोम आ गया, P का मतलब P आर्म, 15.5 बैंड हो गया। इंसुलिन जीन में हमारे पास 3 एक्सॉन 2 इंट्रॉन्स होते हैं। एक्सॉन नंबर 1, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन। टोटल आपके पास जो कोडिंग रीजन है वो 3, या नॉन कोडिंग आपके पास 2 रीजन आ रहे होते हैं। टोटल जो बेस पेयर्स हैं इंसुलिन में वो हैं 1425 बेस पेयर है, या 1.5 किलो बेस पेयर भी इसको कंसीडर कर सकते हो। ये सारी बातें ना MCQs के लिए इंसुलिन जीन का इंट्रो है। अब इंसुलिन जीन आपने कर ली, आइसोलेट कर ली, आपने उसको कट कर लो, या DNA सिंथेसाइजर मशीन से बना लो, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। 3 तरीके जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करने के हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल प्लाज्मिड फॉर इंसर्शन ऑफ इंसुलिन जीन। तो आपके पास 2 ही कॉमन प्लाज्मिड यूज़ होते हैं, एक PBr322 जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन है। PBr322 पे भी हम दूसरे वीडियो लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा। PUC18, PUC19 ये 2 प्लाज्मिड हैं, वेक्टर्स हैं, जो कि यूज़ किए जाते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में आगे होस्ट में ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया हमने इंसुलिन की, प्लाज्मिड यहाँ से कौन सा सिलेक्ट कर लिया हमने? PBr322 सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। प्लाज्मिड की करैक्टरिस्टिक वो जो इनमें पाई जाती हैं कि इसका स्मॉल साइज़ है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, हाई कॉपी नंबर, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स इस PBr322 में हमारे पास से पाई जाती हैं। ठीक हो गया। ये 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गई, और ये कटिंग साइट्स आ गई उसकी, COR1 वाली, PST, PVU, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सारी बातें उसमें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं।
प्लाज्मिड सेलेक्ट हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी, प्लाज्मिड होगी। नेक्स्ट है जी क्रिएशन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। आपने क्या करना है, इन दोनों को ना सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके क्या कर देना है, डीएनए लिगेज से जोड़ देना है। अब जब आपने ये काम कर लिया, देखो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लिया। अब इसमें बनाना कैसा है कि जब ई कोलाई जो हमारा होस्ट है ना, उसमें मसला ये है कि वो यूकैरियोटिक प्रोटीन ऐसे डायरेक्ट नहीं बना सकती। आपको अल्फ़ा चेन इंसुलिन अलहदा उसमें बनानी पड़ती है और बीटा चेन अलहदा बनानी पड़ती है। तो आप उसके लिए दो अलहदा से ना प्लाज्मिड वेक्टर तैयार करते हो। 2 PBr322 ले लेते हो, ठीक है। उसमें एक में अल्फ़ा चेन डाल दोगे, दूसरे में भी बीटा चेन डाल दोगे। लेकिन एक बात है, इसमें आप इन दोनों चेन से पहले ना एक और जीन भी ऐड करते हो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन ऐड कर देते हो, जो कि बैक्टीरिया की हाईली एक्सप्रेस जीन है। बैक्टीरिया इस जीन को बड़े अच्छे से और बहुत ज़्यादा मकदार में ना ये एक्सप्रेस कर रहा होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। फर्स्ट ईयर में भी वो जो आपके पास लैक ऑप्रोन वाला टॉपिक था, वहाँ इसी लैक जेड, लैक वाई, लैक एज का जिक्र था, इसी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की बात हो रही है। आप इंसुलिन जीन से पहले ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन लगा दोगे, ठीक हो गया। हाँ, और इन दोनों जीन से पहले एक प्रोमोटर लगा दोगे ताकि जीन एक्सप्रेशन चल सके। हमारे पास ये प्रोमोटर रीजन आ गया, प्रोमोटर, फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज और फिर बीटा चेन, प्रोमोटर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और साथ में अल्फ़ा चेन हो गया। ये दो आपने रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लिए। थर्ड स्टेप, फोर्थ आ गया जी इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू होस्ट। बैक्टीरिया ही ई कोलाई की बात हो रही है, ई कोलाई बैक्टीरिया, आप इसको यूज़ करते हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। क्या करोगे कि इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को और बैक्टीरिया को ना सेम मीडियम पे रख दोगे ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। वही बात कि कैल्शियम क्लोराइड भी साथ ऐड कर दोगे ताकि जो है परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। जब बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड को अपटेक कर लेगा, ठीक हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया या रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए आ गया, इस पर अल्फ़ा चेन वाला आ गया, और दूसरी कॉलोनीज़ में दूसरी हमारे पास कल्चर मीडिया पे हमने दूसरा डाल दिया, बीटा चेन वाला आ गया, डाल दिया आपने। इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू होस्ट स्टेप ये भी कवर हो गया। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन चेन। अब क्या करोगे, बैक्टीरिया आर अलाउड टू ग्रो इन लार्ज फर्मेंटर। फिर आपने जो रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया बनाया, फिर आप उसको ना फर्मेंटर पे ग्रो कराते हो। फर्मेंटर क्या होता है, लार्ज स्टील टैंक होते हैं, आपने इनमें ऑप्टिमम कंडीशंस दी हुई होती हैं। बैक्टीरिया अब नखरे करता है, कहता है मुझे इतना टेम्परेचर दो, उतना दोगे, ठीक है, इतनी पीएच दो, उतनी पीएच दोगे, जो जो खाना पीना उसने मांगना है, जो कल्चर मीडिया मांगना है वो दोगे ताकि बैक्टीरिया ग्रो करे। फर्मेंटर पे बैक्टीरिया ग्रो करता चला जाएगा। एज बैक्टीरिया ग्रो फॉलोइंग थिंग्स हैपन। आपकी जो जीन है वो मल्टीप्लाई होगी सबसे पहला। दूसरा फिर जीन एक्सप्रेशन, उस जीन से लाजमी सी बात है उसने एक्सप्रेस तो करना है ना कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटीन बनती है ना, फ्यूजन प्रोटीन बनती है। फ्यूजन प्रोटीन का मतलब ये है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बनेगा उस प्रोटीन के साथ, मतलब उसके अमीनो एसिड्स भी आ रहे होंगे और अल्फ़ा चेन के भी आ रहे हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और बीटा चेन के भी अमीनो एसिड्स आ रहे हैं। ये दोनों हमारे पास ना प्रोटीन्स बन रही हैं, ऐसे फ्यूजन प्रोटीन बोलते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और साथ में अल्फ़ा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और बीटा चेन, ठीक हो गया। इन दोनों बैक्टीरिया से हमें दो किस्म की प्रोटीन मिलेंगी। अब फ्यूजन प्रोटीन ही क्यों, अब डायरेक्ट अल्फ़ा चेन बनवा लेते हैं ना या बीटा चेन बनवा लेते हैं, फ्यूजन क्यों बनवाएगी? सबसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है वैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज साथ क्यों यूज़ की गई है। पहली बात, टू प्रोटेक्ट इंसुलिन चेन फ्रॉम बैक्टीरियल प्रोटीज। अगर सिर्फ अकेली अमीनो एसिड बनाओगे ना अल्फ़ा चेन के, तो हो सकता है बैक्टीरिया इन अमीनो एसिड को, इन प्रोटीन को डिग्रेड कर दे, खाने के तौर पे यूज़ कर ले, हो सकता है ना, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। या बीटा चेन को भी सेम है, अकेले नहीं बनवाना। दूसरा, इंक्रीज एक्सप्रेशन, आपने बीटा गैलेक्टोसाइडेज यूज़ की भी है ना, और बात हुई है कि ये हाईली एक्सप्रेस जीन है बैक्टीरिया में, तो जब आप इसके साथ जोड़ दोगे तो आपका एक्सप्रेशन मज़ीद बढ़ जाएगा। रिड्यूस टॉक्सिसिटी, अब हो सकता है सिर्फ अकेला, अगर सिर्फ अकेला अमीनो एसिड या अकेला ही बीटा चेन हमारे पास, अल्फ़ा चेन के अमीनो एसिड आई होती है, बीटा चेन के आए होते हैं और ये बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक होते हैं और ये आपका रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया ही मार देते, तो आपकी जो सारी मेहनत ज़ाया नहीं होगी थी। तो जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज लगा होगा साथ में, तो ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों से आप बच जाते हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लगे होने की वजह से।
प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन चेन आ गई, ठीक हो गया, ये स्टेप भी हमारे पास है। नेक्स्ट है जी एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफिकेशन। फिर इन्फ्यूजन प्रोटीन को ना आप साइनोब्रोमाइड से ट्रीट करते हो, केमिकल है। ये साइनोब्रोमाइड क्या करेगा, वो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है और अल्फा चेन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और बीटा चेन, इन दोनों को ना ये इसने अलहदा कर देना है, ठीक हो गया। अब ये देखो, ये हमारे पास फ्यूजन प्रोटीन आई थी, अल्फा चेन के साथ आई हुई है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और अल्फा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और बीटा चेन। अब साइनोजिन ब्रोमाइड से या साइनोजिन ब्रोमाइड से इसे आप ट्रीट करोगे तो ये क्या करेगा, क्लीव कर देगा अल्फ़ा चेन को और बीटा गैलेक्टोसाइडेज अलहदा, बीटा चेन और बीटा गैलेक्टोसाइडेज अलहदा, ये सारे गैलेक्टोसाइडेज आ गए साइड पे, और ये आपकी जो है ना डिज़ायर्ड प्रोटीन्स आ गई, अल्फ़ा चेन और बीटा चेन। सेकेंड है जी फोल्डिंग एट डाइसल्फाइड ब्रिजिंग ऑफ बोथ चेन। जब आपने दोनों चेन्स को अलहदा कर लिया, अल्फ़ा और बीटा चेन को, ठीक है। नेक्स्ट आप इनका डाइसल्फाइड ब्रिज बनाना है। स्ट्रक्चर में हमने शुरू में देखा था ना कि अल्फ़ा और बीटा के दरमियान डाइसल्फाइड होते हैं। आप इन दोनों चेन्स को लेके आते हो, ऊपर से क्या ऐड कर देती हो, सोडियम डाइसल्फोनेट या सोडियम सल्फाइड, इन दोनों में से कुछ भी ऐड करो तो वो अल्फ़ा और बीटा चेन आपस में क्या बना जाएंगी, अल्फ़ा और बीटा चेन आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज बना जाएंगी। आपकी एक एक्टिव इंसुलिन आ गई है, ठीक हो गया। प्यूरिफिकेशन एंड टेस्टिंग। फिर फाइनल एक्टिव इंसुलिन इज़ फर्दर प्योरीफाइड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ बाय प्रोडक्ट बाय बैक्टीरिया। कोई बैक्टीरिया ने कोई अपनी एक्स्ट्रा जीन्स बना दी हैं, कोई और इम्प्योरिटीज़ वगैरह बनी थी अगर कल्चर मीडिया में, आप उनको सेपरेट कर लोगे। नेक्स्ट है जी टेस्ट फॉर क्वालिटी, प्योरिटी, इफेक्टिवनेस एंड पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट। फिर हमारे पास ये प्री क्लिनिकल और पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह किए जाते हैं इसके। उन सारी चीज़ों के गुजरने के बाद, ठीक है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज की जाती है। जब चीज़ कंफर्म हो गया कि यार इंसुलिन ठीक है, प्योर आई है, फिर आप उन्हें वाइल्स या इंसुलिन पेन में लोड कर देते हो। स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर 2 to 8 सेल्सियस पे आप इसको स्टोर कर रहे होते हो। और ये जो इंसुलिन हमने रिकम्बिनेंट से बनाई ना, ये बाकी जो प्रीवियस हम एनिमल से लेते थे ना इंसुलिन, उससे बहुत है। आपको देखो 2000 किलोग्राम ऑफ पेंक्रियाज का पेंक्रियाज चाहिए होता था इंसुलिन जीन लेने के लिए, कितनी आती थी, ½ kg सिर्फ इंसुलिन जीन आ रही होती थी। अब लेकिन फर्मेंटर की मदद से आप 1000 ऑफ लीटर्स बना सकते हो, ठीक है। तो इसने ये हेल्प की रिकम्बिनेंट यानी टेक्नोलॉजी में। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।